ओके बेटा, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर पे आते हैं। तो नोमेनक्लेचर में मैं आपको ये बता रहा था कि नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जो ये हेलोअल्केन्स हेलोरिन्स है ना, इसमें आईयूपीएसी सिस्टम जब नोमेनक्लेचर करना होता है तो पहले हेलोजन का नाम लिखना है और फिर हाइड्रोकार्बन पार्ट को देखना होता है। जैसे ये देखो, ये CH3Cl है ना, तो पहले Cl का नाम लिखना है। Cl का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। और फिर सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन के लिए तो बेटा मीथेन वर्ड पूरा आएगा, ठीक है। और आई इसका कॉमन नेम करोगे, ये तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। कॉमन नेम अगर आप करोगे तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, तो मिथाइल बोल दोगे। और Cl को बोलना है क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट काम करते हैं। देखो नेक्स्ट आ गई ये बेटा CH3 CH2 CH2 Cl आ गया। पहले आईयूपीसी नेम करते हैं। तो आईयूपीसी नेमिंग में पहले क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3। 1 नंबर किसको देना होता है? 1 नंबर उसको देना है जो ग्रुप के पास है। तो इसलिए CH2 जो Cl के साथ है वो 1 हो गया। तो 1 पे कौन जुड़ गया बेटा? क्लोरो। तो इसीलिए 1 क्लोरो। और फिर 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ये तीनों, तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया बेटा। और कॉमन नेमिंग में आ जाओ। अब कॉमन नेमिंग में क्या होता है? देखो पहले तो ये जो 3 कार्बन एटम है, इन ये तीनों स्ट्रेट में हैं। स्ट्रेट में हैं तो हमने इनको क्या करना है? एन प्रोपाइल करके लिखना है। क्या लिखना है? एन प्रोपाइल। एन कब लगाना होता है बेटा? एन तब लगाना होता है ना जब कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में आते हों, और 1 डिग्री भी होता है वो, ठीक है। वो 1 डिग्री अपने आप हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन ना लो। बस सिंपल आप ये देखो कि तीनों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होंगे तो वो एन प्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा, जैसे ये बन गया, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये आ गया दूसरा एग्जाम्पल। देखो तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी 3 कार्बन एटम्स हैं, पर अब नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन करनी होती है ना, तो 1 2 3 इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन कर ली। और Cl को देखो, Cl कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो Cl क्योंकि दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये 2 क्लोरो हो जाएगा। 2 क्लोरो ये देखो हो गया। और 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, तो ये बन गया 2 क्लोरो प्रोपेन। और इसके कॉमन सिस्टम पे आ जाओ इसके। तो कॉमन सिस्टम में क्या होगा? इसके कॉमन सिस्टम में एक +1 में भी कहता था, ये हमेशा याद रखो बेटा। जब भी 3 कार्बन होते हैं ना, ये 1 2 3 3 कार्बन हो गए और ग्रुप जो है वो बीच वाले कार्बन पे लगा हो, ठीक है। 3 कार्बन हो, ग्रुप किस पे लगा हो? बीच वाले कार्बन पे, तो उसको हम आइसोप्रोपाइल करके कहेंगे, ठीक है। 3 कार्बन ग्रुप बीच वाले में आए तो कॉमन सिस्टम में उसको क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल करके। तो इसीलिए इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह से आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट ये आ गया, देखो स्ट्रेट चेन है, CH3 CH2 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 Br। अब लॉन्गेस्ट चेन कर दो, की भी हुई है, ये देखो 1 2 3 4। 1 क्योंकि ग्रुप के पास जो होगा उसको 1 देना है, तो इसीलिए ये बन गया 1 पे कौन आ गया बेटा? ब्रोमो। 1 पे Br है ना, Br को क्या बोलना है? ब्रोमो। तो ये बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और कॉमन नेम पे आ जाओ। अभी अभी मैंने कहा जब कार्बन एटम सारे स्ट्रेट चेन में हो तो N करके लिखा जाता है, तो इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा? N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा? N ब्यूटाइल। ब्यूट मतलब 4 कार्बन आ गए ना, और स्ट्रेट में है तो N लगा देंगे, तो इसका कॉमन नेम बन गया N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं बेटा, तो ध्यान देना। तो ये देखो इसमें अब लॉन्गेस्ट चेन करें तो ये 1 होगा बेटा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा कार्बन। अब Br किस पे जुड़ा हुआ है? 2 पे, तो इसलिए 2 ब्रोमो। और टोटल 4 हैं तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन, तो इसका आईयूपीएसी नेम बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा, अब कॉमन नेम इंपॉर्टेंट आने वाला है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पीछे भी आपको एक बात समझाई थी जब मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बता रहा था कि अगर आपने 2 डिग्री लिखना हो ना तो ग्रुप को किससे जोड़ो? CH से। मैं चलो शुरू से बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर आपने 1 डिग्री लिखना हो तो ग्रुप को जोड़ो CH2 से। अगर 2 डिग्री लिखना हो तो ग्रुप को जोड़ो CH से। अगर 3 डिग्री लिखना हो तो ग्रुप को जोड़ो C से, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ग्रुप किससे जुड़ा है? CH से। तो CH मतलब ये 2 डिग्री है बेटा। और 2 डिग्री ऐसे भी पहचानना है और ऐसे भी आना चाहिए कि 2 डिग्री का मतलब ये है कि ग्रुप के साथ ये जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 और ये 2। तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो ये 2 डिग्री होगा। अच्छा, इसको ऐसे नहीं गिनना कि ये एक ये हो गया और 2 3, ऐसे नहीं, डायरेक्ट किससे जुड़ा है सीधा, वो कह रहा हूँ मैं। जैसे ये कार्बन आ गया ना, इससे एक कार्बन तो ये जुड़ गया सीधा और एक कार्बन ये जुड़ गया।
ये वाला जो है ये सीधा थोड़े ना जुड़ा हुआ है इससे, तो इसको नहीं गिनना है, सीधा डायरेक्ट कौन जुड़े हुए हैं 1 और ये 2, तो 2 जुड़े हैं तो बेटा ये 2 डिग्री हो जाएगा। और 2 डिग्री को कॉमन में कहते हैं सेकेंडरी, क्या कहना है सेकेंडरी, SCC करके लिख देते हैं, तो सेकेंडरी लगा दिया। अच्छा टोटल कार्बन 4 थे तो ब्यूटाइल लगा दिया, और Br के लिए ब्रोमाइड आ गया, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे बन गया। चलो अब टर्शरी भी आ गया देखो सामने। तो चलो ये नोमेनक्लेचर करना है, पहले सेम लॉन्गेस्ट चेन करेंगे, 1 ये 2 ये 3, और 2 पे ये CH3 है तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और साथ में 2 पे कौन है I, तो आइडो भी है। तो अब पहले किसको लिखना होता है, अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है, I पहले आता है या M पहले आता है, तो I आता है ABCD में पहले, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 2 आइडो, लिख दिया ना, फिर डैश करके 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम्स थे ना, तो प्रोपेन आ गया बेटा, तो ये बन गया इसका IUPAC नेम। कॉमन में आ जाओ अब देखो कॉमन में फिर वही बात जो ऊपर बताई मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा ग्रुप के साथ अगर C लिखा हुआ है तो वो 3 डिग्री है। फिर बोल देता हूँ, ग्रुप के साथ अगर CH2 है तो वो 1 डिग्री है, ग्रुप के साथ अगर CH है तो वो 2 डिग्री है, ग्रुप के साथ अगर C है तो वो 3 डिग्री है। तो यहाँ पे क्योंकि ग्रुप के साथ C है तो वो 3 डिग्री है। और दूसरी तरह से भी समझो कि ग्रुप के साथ जो C है इसके साथ डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, ये 1 बेटा, ये 2 और ये 3, तो 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, इसलिए 100% टर्शरी है। और टर्शरी 3 डिग्री मतलब टर्शरी, और लिखते कैसे हैं इसको, टर्ट, TERT करके लिखते हैं। तो देखो टर्ट लिख दिया क्योंकि 3 डिग्री है, हमने पहचान लिया है। टोटल कार्बन गिन लो 1 2 3 4, टोटल 4 हैं तो ब्यूट लगा दिया, ब्यूटाइल आ गया, और I को क्या कहना है, आयोडाइड, तो ये बन गया इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये भी इंपॉर्टेंट आ गया बेटा। इसमें क्या है देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन करते हैं पहले, तो 1 2 3, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और साथ में 1 पे कौन है, ब्रोमो, B पहले आता है ABCD में, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, तो इसलिए इसका IUPAC नेम बना 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन एटम आए तो प्रोपेन आ गया बेटा। ये क्या लिखा हुआ है चेक कर लेना, प्रोपेन होगा, ये आपको समझ भी आ रहा होगा। तो ये है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन है। अच्छा अब कॉमन सिस्टम में आ जाओ, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। कॉमन सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनना। आइसो वर्ड ना बेसिकली 2 जगह यूज़ होता है। एक तो वहाँ पे आइसो लगाना है जो मैंने पीछे समझाया, मैं पीछे दिखाई देता हूँ, ये जो मैंने समझाया ये वाला, कि अगर आपके पास 3 कार्बन हों, ये वाला बेटा 1 2 3, और ग्रुप किस पे लगाओ, बीच वाले कार्बन पे लगा हो, तो 3 कार्बन, ध्यान सुन लो, 3 कार्बन और ग्रुप बीच वाले में लगा हो तो आइसोप्रोप कहना है आपने, आइसोप्रोपाइल होगा वो। तो एक तो आइसो यहाँ पे आ गया, दूसरा इधर आ जाता है बेटा। यानी आपने ये देखना है कि जो ग्रुप है, ग्रुप किससे जुड़ा है, CH2 से, CH2 का मतलब 1 डिग्री, ये बार बार समझा रहा हूँ बेटा, CH2 का मतलब हो गया 1 डिग्री। और उसके बाद जो अगला कार्बन है उसके ऊपर ब्रांच में एक ग्रुप लगा हुआ है, यानी एक उसके ऊपर ब्रांच में एक मिथाइल ग्रुप आ गया। अगर पहली चीज़ 1 डिग्री हो और उसके अगले कार्बन पे ब्रांच में एक साइड पे मिथाइल हो तो आइसो बोलना है। अगर दोनों साइड पे होगा तो नियो बोलना है। ये अगले एग्जाम्पल में आ जाएगा, तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो ये ग्रुप है, ग्रुप के साथ देखो ये 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री है तो उसके अगले कार्बन को आपने देखना है कि उसके साथ ब्रांच में कितने ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक ही ब्रांच में मिथाइल है तो ब्रांच एक ही है ना, मतलब तो एक ही है, तो आइसो बोलना है आपने। तो अब आइसो बोल दिया बेटा, टोटल कार्बन गिन लेने हैं 1 2 3 और 4, तो आइसो ब्यूटाइल आ गया और ग्रुप Br था तो ब्रोमाइड आ गया, ऐसे। और यहाँ पे देखो इन दोनों को ना एक साथ भी समझना, ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये दोनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना बेटा। तो देखो चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखो, इसमें भी पहले नीचे वाले को डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले तो ये Br जुड़ा हुआ है और Br लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं 1 2 3, और 1 पे ब्रोमो आ गया, ये देखो, और 2 पे 2 मिथाइल आ गए हैं बेटा, तो 2 2 डाई मिथाइल आ गया, और 3 कार्बन थे तो प्रोपेन आ गया, तो ये बन गया 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और अब हम करते हैं इसका कॉमन सिस्टम जो कि इम्पॉर्टेंट है।
मैंने ये देखना है बेटा कि ग्रुप के साथ ये जो कार्बन है CH2 है, CH2 मतलब ये 1 डिग्री है, तो उसके अगले कार्बन पे ब्रांचें दो हो गई, एक ऊपर एक नीचे, दो ब्रांचेज हो गई और दोनों पे CH3 लगा है। दो ब्रांचेज हो जाएं तो वो नियो हो जाएगा। और इसी तरह से यहां देखो, ऊपर वाले को भी देखो, जो ऊपर वाले में समझाया फिर समझा रहा हूं। ग्रुप के साथ देखो CH2 है, CH2 मतलब ये भी 1 डिग्री है और उसके अगले कार्बन पे एक ही ब्रांच है जिसमें CH3 लगा हुआ है। जब एक ही दूसरे कार्बन पे, यानी पहला 1 डिग्री हो गया, CH2 हो गया, और जो दूसरा कार्बन है उस पर एक ही ब्रांच हो तो आइसो बोलना है, और 1 डिग्री कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन है उस पर दो ब्रांचें हों तो नियो बोलना है। ये चीज़ है मेन बात। मैं फिर बोल देता हूँ क्या कहा मैंने, फिर से बताता हूँ। ये देखो, ग्रुप के साथ CH2 है, CH2 मतलब 1 डिग्री, तो पहली कंडीशन तो ये है कि 1 डिग्री तो होने चाहिए। इधर भी देखो, ये भी 1 डिग्री। फिर आप दूसरे कार्बन को देखो, इधर देखो दूसरे कार्बन पे एक ही ब्रांच है तो आइसो बोलना है, और यहाँ देखो दूसरे कार्बन पे दोनों साइड ब्रांचें हैं तो नियो बोलना है। ये चीज़ है बेटा। तो चलो फिर फाइनली इसका नाम कर देते हैं। तो इसके नेमिंग में क्या हो जाएगा, IUPAC तो मैंने बता दिया ना शायद बेटा। चलो मैं बोल देता हूँ। ये देखो 1 2 3, 1 पे ब्रोमो आ गया, 2 पे 2 मिथाइल हैं तो 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन प्रोपेन। कॉमन सिस्टम को देख लेते हैं। तो कॉमन भी मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, आपने ये देखना है ग्रुप के साथ कौन है, CH2 मतलब ये 1 डिग्री है, और जो दूसरा कार्बन है उस पर दो ब्रांचेज लगी हुई हैं, दो लगी होंगी तो नियो हो जाएगा बेटा वो, तो इसलिए नियो लिख दिया। फिर टोटल कार्बन गिन लो, देखो 1 2 3 4 और एक ये बीच में 5 हो गए, तो 5 हो गए तो पेंटाइल लगा दिया, और ग्रुप Br था तो ब्रोमाइड बोल दिया। ऐसे है। नेक्स्ट आ जाओ, CCl4 है। CCl4 मतलब एक कार्बन और 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन है बेटा तो टेट्रा क्लोरो बोल दिया। IUPAC बात कर रहा हूँ। और एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड आता है तो ये मीथेन आ गया, तो ये बन गया टेट्रा क्लोरो मीथेन। और इसके क्या कहते हैं, कॉमन नेम पे आ जाओ तो कॉमन नेम है बेटा इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। नेक्स्ट आ जाइए, इसी तरह से है, 3 आयोडीन है तो ट्राई आयोडो, एक कार्बन है तो मीथेन, और इसका कॉमन नेम याद रखना है बेटा। कॉमन नेम क्या है इसका, आयोडोफॉर्म। ये CHI3 का। ऐसे ही अगर CHCl3 हो, जैसे नेक्स्ट में देखो तो CHCl3 है, IUPAC तो सेम वही 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरोमीथेन हो गया, और कॉमन में क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म ऐसे हो गया। तो ये याद रखना है, जैसे ये CHI3 CHCl3 के कॉमन सिस्टम में, जैसे CHI3 है, आयोडीन लगा है तो आइडोफॉर्म हो गया। अच्छा, CHCl3 है, Cl लगा है तो क्लोरोफॉर्म हो गया। ऐसे ही अगर ये होता CHBr3 होता तो ये ब्रोमोफॉर्म हो जाता। ऐसे होता है बेटा ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, CH2Cl2 आ गया, तो दो क्लोरीन है तो बेटा डाई क्लोरो आ गया, और कार्बन तो एक ही है तो मीथेन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट इसके कॉमन सिस्टम को याद रखना है। CH2 जो होता है ना, इसको कॉमन में बोलते हैं बेटा मिथाइलिन, तो मिथाइलिन के साथ क्लोरीन लगे हुए हैं तो मिथाइलिन क्लोराइड। डाई क्लोराइड भी बोल दो वो भी ठीक माना जाएगा, और क्लोराइड बोलोगे वो भी ठीक है, क्योंकि मिथाइलिन का मतलब ही होता है CH2, तो CH2 मतलब दो बॉन्ड्स रह गई हैं, तो दो बॉन्ड्स रह गई हैं, तो जब मैं क्लोराइड लिखूंगा तो वो अपने आप हमें समझ लेना चाहिए कि दो बॉन्ड्स रहती हैं तो दो क्लोरीन ही होंगे बेटा। ये ऐसे आता है। नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल ब्रोमो वाला आ गया, ब्रोमो बेंजीन का आ गया। देखो ब्रोमो बेंजीन, और कॉमन सिस्टम में क्या कहेंगे इसको, फिनाइल। ये रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल, और फिनाइल के साथ Br लगा हुआ है तो फिनाइल ब्रोमाइड ऐसे। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की बात करने लगा हुआ है। तो पहले तो ये देखो याद करो, मैं आपको कई बार बताता था कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, फोन, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसके बाद क्या कहता था, इसके बाद होते हैं कल बराताई, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यानी कि ओवरऑल बात करूं तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कैसे एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं तो जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कार्बन से ये जुड़ेंगे, इनका जनरल सिंबल होता है X, तो ये X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ खींच लेंगे तो X पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शल नेगेटिव, और कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसी हो गई, पोलर बॉन्ड हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पे यही बतानी है हमने। तो ये देखो हेलोजन एटम यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं देन कार्बन। अच्छा, देयरफॉर
सी एक्स बॉन्ड इज पोलर, तो सी और एक्स बॉन्ड जो है कहता है पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है बेटा? चार्जेस बन जाना, जैसे मैंने अभी अभी सिखाया कि एक्स पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो चार्जेस बन जाना। अच्छा, इन विच कार्बन एटम हैव पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। और हेलोजन एटम हैव पार्शियल नेगेटिव, हेलोजन पे नेगेटिव ही आएगा क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लिखा है ना, हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, दिस पोलैरिटी मेक द सी एक्स बॉन्ड वीक, और पोलैरिटी यानी चार्जेस बन जाएं तो बॉन्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आगे चैप्टर के वीडियोस में भी मैंने कई बार बोली हैं ये बातें, अल्कोहल अमीन्स वगैरह के में, और यहाँ भी बोलता हूँ कि जब भी चार्जेस बन जाएं, कोवलेंट बॉन्ड जो होती है अगर उसमें चार्जेस बन जाएं, चार्जेस मतलब पोलर हो गई, पोलर का मतलब ही होता है चार्जेस बन जाना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो बॉन्ड वीक हो जाती है। और बॉन्ड वीक होने का मतलब वो मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो गया। तो इसीलिए ये जो हेलो अल्केन्स हेलोरिन्स होते हैं, इसमें ये जो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड होती है ये पोलर होती है। पोलर होगी तो मतलब ये बॉन्ड वीक हो जाती है, ये है। अच्छा, नेक्स्ट काम करते हैं बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ से पहले मेरे को आप ये बताओ कि ग्रुप 17 आते हैं, फिर, कल, बारात, आई। अब जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, देखो मैंने थोड़ा थोड़ा साइज़ बड़ा भी किया है, तो जैसे जैसे साइज नीचे जाते हैं साइज़ जो है वो बढ़ता है, ये तो आपको आता है। साइज़ बढ़ेगा तो बेटा इसका मतलब जैसे कार्बन और आयोडीन ऐसे, तो ये बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ेगी। साइज एटम का बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं? बॉन्ड लेंथ देखते हैं जैसे ये एक एटम आ गया और ये दूसरा एटम आ गया, ये एक एटम के सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक का डिस्टेंस। तो जैसे फ्लोरीन अगर मैं लेता हूँ तो फ्लोरीन में तो ऐसे होगा बेटा, ये कार्बन का एटम आ गया और ये फ्लोरीन का एटम आ गया, ठीक है, ये कार्बन और ये फ्लोरीन। लेकिन अगर कार्बन और आयोडीन को जोड़ता हूँ तो कार्बन तो यही आ गया उतने ही साइज़ का, ये कार्बन आ गया, लेकिन आयोडीन तो बड़े साइज़ का हो गया ना, ये आयोडीन का एटम आ गया तो बड़े साइज़ का हो गया। तो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का जब डिस्टेंस नापूंगा तो वो ज़्यादा ही तो आएगा, और यही बॉन्ड लेंथ होती है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटम का साइज़ बढ़ेगा, एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब दोनों एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए। दूर हो गए तो वो स्ट्रांगली थोड़े ना जुड़े हैं, जब कोई एटम पास होंगे तो स्ट्रांगली जुड़े होंगे ना। तो अगर एटम्स दूर होते गए, बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब एटम्स दूर हो गए तो यानी उनकी बॉन्ड जो है वो वीक पड़ती जा रही है। तो वीक पड़ती जा रही है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, और इसी को कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ये लिखा हुआ है, ये देखो, और इनऑर्गेनिक में भी बस सिखाया भी है आपको ये। तो बॉन्ड लेंथ अगर कम हो इसका मतलब दोनों एटम क्लोज क्लोज हैं एक दूसरे के, और क्लोज हैं यानी वो टाइटली जुड़े हुए हैं बड़े अच्छे से। तो उनको, क्योंकि वो टाइटली जुड़े हैं, अच्छे से जुड़े हैं, तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी, बहुत टाइटली जुड़े हैं तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी। लेकिन कार्बन और आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन का बड़ा एटम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो बॉन्ड जो है यानी वो एटम्स दूर दूर है यानी वो बॉन्ड वीक हो चुकी है बेटा। बॉन्ड वीक है इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, यानी कम एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। और इसीलिए कहता है ये देखो, सी एक्स बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस, कम होती जाएगी ऑन मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन पे जाते जाते जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ेगी? ये देखो, सी एक्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? डाइपोल मोमेंट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है इस टॉपिक के। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट +1 में पढ़ाया था, म्यू इसका सिंबल होता है। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। एक्चुअल में +1 में आपको बताया होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वहाँ पे होता था एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक। तो मैंने अभी ऊपर भी बोला, तो एक पार्टिकल के सेंटर से दूसरे पार्टिकल के सेंटर तक के डिस्टेंस को तो बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। और क्योंकि मुझे इस चैप्टर में ना जब क्वेश्चन आएंगे तो मुझे वो डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ करके बोलना है, तो आपके माइंड में बिगनिंग से ये बात बैठ जाए कि डाइपोल मोमेंट क्या है? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो इसलिए मैंने ये बात शुरू में ही बताना शुरू कर दी। अच्छा, अब इसमें मैंने एक, ये बच्चे ने लिखा हुआ है, ये
पेपर में नहीं लिख के आ जाना है, पर ये बच्चे ने अपने समझने के लिए लिखा है, जैसे मैंने समझाया होगा तो, कि डिसाइडर मतलब मेन फैक्टर जो डाइपोल मोमेंट को संभालता है, कि डाइपोल मोमेंट कौन डिसाइड करेगा ज़्यादा, चार्ज या बॉन्ड लेंथ। तो मेन फैक्टर वैसे चार्ज होता है, ठीक है। कौन होता है? चार्ज। कि चार्ज ज़्यादा बनेगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ये बात यहाँ लिखनी हो साइड में तो लिख लेना। चार्ज किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, चार्ज ज़्यादा बनेगा। चार्ज ज़्यादा बनेगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैं बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज ज़्यादा बनेगा, और चार्ज ज़्यादा हो गई तो डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो फॉर्मूले से रिलेटेड बात हो गई। जो कुछ आपको लगता है मैं एक्स्ट्रा बात बोल रहा हूँ समझाने के लिए, अगर वो नोट करनी हो तो लिख लिया करो अपनी कॉपी में। अच्छा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट पे आ जाओ। देखो, अब देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? आयोडीन है। आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी उस पर चार्ज भी कम बनेगा तो उसकी डाइपोल मोमेंट भी सबसे कम होगी। बहुत बढ़िया, ये देखो कम ही है। इससे थोड़ी ज़्यादा किसकी हो जाएगी? Br की, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी। तो इसीलिए ब्रोमीन वाले की डाइपोल मोमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई। अच्छा, एक बार के लिए ना ये फ्लोरीन को देखना ही नहीं है, आप भूल जाओ इसको, और जो मैं बोल रहा हूँ बस वो देखो। ब्रोमीन से ऊपर आ जाओ क्लोरीन। अब क्लोरीन की, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ छोटा होता है ब्रोमीन से, साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक में पढ़ा है आपने, साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्स होते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होगी। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होगी तो इसीलिए क्लोरीन वाले की डाइपोल मोमेंट भी ब्रोमीन वाले से ज़्यादा होगी। तो ये क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट ब्रोमीन वाले से ज़्यादा हो गई। अच्छा, लेकिन इसी हिसाब से चलते रहते तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा है, तो चार्ज भी सबसे ज़्यादा बनेगा उस पर, बिल्कुल बनेगा बेटा चार्ज सबसे ज़्यादा, और उस हिसाब से उसकी डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ फैक्टर जो है ये भी अपना कुछ कमाल दिखा जाता है। कैसे? होता ये है, कंसेप्ट ये है कि कार्बन एटम और फ्लोरीन एटम, ये दोनों बड़े छोटे छोटे एटम हैं। छोटे एटम होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम रह जाती है, और बॉन्ड लेंथ फैक्टर बहुत कम होने की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है फ्लोरीन वाले की थोड़ी सी कम हो जाती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। ध्यान रखना, ये फ्लोरीन भले ही कम तो है डाइपोल मोमेंट में क्लोरीन के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत कम नहीं होता, क्योंकि चार्ज फैक्टर उसको पूरा संभालने की कोशिश कर रहा है, पर बॉन्ड लेंथ ने बिल्कुल साथ ही छोड़ दिया इसका। क्योंकि बॉन्ड लेंथ, कार्बन और फ्लोरीन एटम इतने छोटे छोटे एटम्स हैं कि उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम रह गई, बहुत कम रह गई। तो ओवरऑल इस बॉन्ड लेंथ ने डाइपोल मोमेंट को भी कम कर दिया। किसकी डाइपोल मोमेंट को? फ्लोरीन वाले की डाइपोल मोमेंट को। तो आपको ये समझ आया बेटा फ्लोरीन वाली एक्सेप्शन ये पीछे क्यों चला गया? तो ये है क्यों चला गया, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ बहुत ही कम रहेगी। ये है, देखो पढ़ भी लेते हैं। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस, कहता है कम होती जाएगी CH3Cl से CH3I की तरफ, ड्यू टू ये डाउनवर्ड एरो जो होता है ना डिक्रीज के लिए, ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैंने भी समझाया कि तो क्लोरीन से ब्रोमीन जाएगा, ब्रोमीन से आयोडीन नीचे। देखो पहले क्या होता है, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्स है। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो डाइपोल मोमेंट भी कम होती जाएगी। वही इसने समझाया है। पर अब एक्सेप्शन की बात आ गई। द स्लाइटली लोअर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F, कहता पर CH3F यहाँ भी देखो ऊपर, CH3F क्लोरीन से कम क्यों हो गया, कहता देन कंपेयर टू CH3Cl, और ये स्लाइटली लोअर होती है, ये ध्यान रखना, इज ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो रह जाती है, एज बोथ आर ऑफ स्मॉल साइज, और बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट क्लोरीन से थोड़ी सी कम रह जाती है। तो ये चीज़ आती है बेटा इसमें।